माय सेल्फ सी पंकज बिश्नोई। मैं आपको कॉस्टिंग एफएम का रिवीजन कराऊंगा इस क्लास के थ्रू। इसमें मैंने कॉस्टिंग एफएम को चार्ट के थ्रू समराइज करने की कोशिश की है। इन चार्ट को आप सेव क्लब इंडिया से डाउनलोड कर सकते हो। आपको गूगल पे टाइप कीजिएगा टीएमसीए जोधपुर नोट्स कॉस्टिंग एफएम के, तो आपको ये मिल जाएंगे। जैसा कि आपको बताया कि ये सब्जेक्ट काफ़ी लेंथी है, तो इसे चार्ट के थ्रू समराइज करने की कोशिश की है और आई होप कि आपको पसंद आए। सबसे पहले इस पहले चैप्टर शुरू करते हैं अपन मार्जिनल कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के दो तरीके, एक तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या फर्क है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में? क्या होता था पहले पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता था, टोटल कॉस्ट को एक साथ कर लिया जाता था और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट कर दिए जाते थे। उससे क्या हो जाता था, पर यूनिट की कॉस्ट आ जाती थी। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो थी वो कोई कॉस्ट के अंदर पार्ट ऐसा नहीं था कि कुछ अलग अलग करते, वो सारी कॉस्ट को एक ही साथ में रखती थी। वो किसी तरीके से उसको बाइफरकेट नहीं करते थे। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग है, उन्होंने कहा कि कॉस्ट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक कॉस्ट जो होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड और एक होती है पीरियड बेस्ड। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सेकंड वन है पीरियड बेस्ड। क्या फर्क है दोनों के अंदर? उन्होंने कहा जो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट होती है वो इस तरीके की कॉस्ट होती है, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाओगे, एक यूनिट बनाओगे तो आपको ये कॉस्ट लगेगी। अगर आप यूनिट नहीं बनाओगे तो आपको नहीं लगेगी। एक यूनिट बनाते हो 2 रुपए लगेंगे, 2 यूनिट बनाओगे 4 रुपए, 3 यूनिट बनाओगे 4 रुपए पर यूनिट वाइज ये कॉस्ट इंक्र होती है। और एक कॉस्ट होती है जो पीरियड बेस्ड पे होती है। पीरियड बेस्ड पीरियड कुछ भी हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है। आपका एक मंथ कंप्लीट हुआ, आपको इस जिस प्रीमाइसेस के अंदर हो वहां पर रेंट देना होगा पर मंथ का। अब चाहे उसके अंदर आपने एक यूनिट बनाई हो, चाहे 100 यूनिट बनाई हो, चाहे 1000 बनाई हो, कितनी यूनिट बनाई हो आपको पैसा देना होगा। क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली पीरियड से रिलेटेड है। और ये कॉस्ट कौन सी है? जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और जो पीरियड के ऊपर बेस है उसका नाम दिया गया फिक्स कॉस्ट। उसके साथ इन्होंने क्या बताया, इनकी खासियत बताई। इनकी खासियत क्या बताई गई? बताई गई कि ये पर यूनिट हमेशा क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। एक यूनिट के लिए 3 रुपए तो 2 यूनिट के लिए 6 रुपए, 3 के लिए 9 रुपए, मतलब पर यूनिट के लिए 3 रुपए ही लगेंगे। और एक होती है पीरियड बेस। ये किस तरीके की है? ये पर पीरियड पे सेम रहती है। फर्स्ट मंथ के लिए आपके रेंट है जो 1 लाख है, सेकंड के लिए 1 लाख है, थर्ड के लिए भी 1 लाख है। मतलब क्या हुआ, ये इन टोटलिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलो बता दिया मार्जिनल कॉस्टिंग ने ये इस तरीके की बातें की। फर्क क्या पड़ा इससे? इसके कहने से फर्क क्या पड़ा? हम जो कॉस्ट शीट बनाते हैं वो कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाते हैं? आज से आज तक जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते थे? सबसे पहले इसमें क्या लेते थे? डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मिलके क्या बनते थे? हमारी प्राइम कॉस्ट। उसमें हम क्या ऐड करते थे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये क्या बन जाती है आपकी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिर क्या करते हैं? ऐड क्या करते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और उसी के साथ हम क्या करते हैं? ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं उसमें से
क्लोजिंग फिनिश कॉस्ट। और उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसमें क्या कर देते हो आप, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो भी दो प्रकार का होता है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ये आपकी क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें ऐड कर देते हो आप प्रॉफिट जब, या फिर लेस कर देते हो लॉस, तो आपका क्या अमाउंट आ जाता है, सेल्स का अमाउंट आ जाता है। इसी तरीके से करते रहते हैं। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था वो क्या करता था, वो डायरेक्ट मटेरियल लेता था, डायरेक्ट लेबर लेता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेता था, और इन सब से मिलके क्या बन जाती है उसकी प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वो वेरिएबल भी लेता था और फिक्स्ड भी लेता था। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डब्ल्यूआईपी की वो वैल्यू किस तरीके से करता, ये सारी कॉस्ट मिला के उसके हिसाब से उसकी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू करता है। और इस साल में जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होती है वही अगले साल में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होती है। मतलब यहाँ पर वैल्यूएशन के लिए क्या हो जाता है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर साथ में होते हैं। इस तरीके से ये अमाउंट आ जाता है एड ओपनिंग और लेस क्लोजिंग। फिर ये जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जब जोड़ता तब उसके अंदर में वो क्या करता, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दो तरीके के, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये क्या करता है, वेरिएबल को भी जोड़ता है और फिक्स्ड को भी जोड़ता है। और जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू करता वो किस तरीके से करता, इनके दोनों को मिला के साथ में करता। और इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। और इस तरीके से ये फिर बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किए दोनों के दोनों ऐड करेगा, और ये इसकी बनेगी टोटल कॉस्ट। और फिर क्या करेगा, ये उसमें प्रॉफिट जोड़ के सेल कर देगा। मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या कहा, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट लिख रहे हो, इसका प्रोडक्ट से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। प्रोडक्ट से रिलेशन है नहीं, मतलब लोगों ने पूछा कैसे, इन्होंने कहा देखो आप 1 यूनिट बनाओगे तो भी आपके उतने ही पैसे लगेंगे, आप अगर 100 यूनिट बनाओगे तो भी उतने ही लगेंगे, और आप 1 लाख यूनिट बनाओगे तो भी आपके इतने पैसे लगेंगे। मतलब क्या हुआ, ये यूनिट से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इन्होंने कहा इस फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बना दिया, एज ए इररिलेवेंट कॉस्ट बता दिया, मतलब कि इसका कोई रिलेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो यहीं पर अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से करते हो तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल लेगा, डायरेक्ट लेबर लेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेगा, ये इसकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस लेगा फैक्ट्री, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होगी उसकी वैल्यू किस तरीके से होगी, ये तो ऐड होंगे लेकिन ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो ऐड नहीं होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड। इसकी वजह से इसकी क्लोजिंग और इसके ओपनिंग दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। समझ आ रही है बात? ये क्या कर रहा है, ये इसको भी ले रहा है और इसको भी ले रहा है फिक्स्ड वाले को, लेकिन ये क्या करेगा, ये फिक्स्ड वाले को साथ में नहीं लेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। और वैसा का वैसा ये वापस यहाँ पर भी और करेगा, जहाँ पर ये वेरिएबल लेगा लेकिन ये नहीं लेगा। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इनकी वैल्यू के अंदर फिर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। रीजन क्या है, उसने वो कॉस्ट साथ में ली नहीं है, कौन सी, फिक्स्ड वाली साथ में ली नहीं है। और इसी तरीके से ये चलता जाएगा और इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब इन दोनों का प्रॉफिट के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसका प्रॉफिट अलग आएगा, इसका प्रॉफिट अलग आएगा। रीजन क्या है, इसका क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू होगा तो उसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो ऐड नहीं हो रखे, इसके क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के अंदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऐड हो रखे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है चाहे ओपनिंग फिनिश गुड्स है। एब्जॉर्प्शन के अंदर दोनों जगह पे फिक्स्ड ओवरहेड है जो ऐड हो रखे हैं, इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड ऐड नहीं हो रखे हैं। तो इनका फिर क्या करना होगा, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आएगा, तो हमें क्या करना होता है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन किस तरीके से करेंगे, आपको क्या करना होगा, एक जस्ट या तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लेके चलिए शुरू में, या फिर मार्जिनल का लेके चलिए। अगर आप एब्जॉर्प्शन लेके चलते हैं तो आपको ये सोचना होगा, एब्जॉर्प्शन के बारे में सोचना होगा। एब्जॉर्प्शन का ये दोनों का प्रॉफिट है, जैसे एब्जॉर्प्शन ने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर दिया वैल्यू, मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ने प्रॉफिट ज्यादा कर दिया, तो आपको जितना उसमें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू किया है
मार्जिनल से उतना वापस आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। वैसा वैसा ओपनिंग ये क्लोजिंग भी के साथ में होगा। और ओपनिंग अगर उन्होंने ज़्यादा कर दिया मतलब क्या वो उतने से उसमें एब्जॉर्प्शन एंड प्रॉफिट कम कर दिया, उतने से वापस इसको करना है। अगर आप एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, शुरू में एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट लिया तो एब्जॉर्प्शन वाले आपको ही लगेगा, इस मार्जिन वाले को कांस्टेंट रखिएगा। आपको क्या करना है, मार्जिन वाले के साथ दिखाना है। ये मार्जिन कॉस्टिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। इन दोनों की अलग वैल्यू आती है और अलग अलग प्रॉफिट आता है और उनके हिसाब से इनका वापस रिकंसिलिएशन किया जाता है। फिर इसका आता है सेकंड पार्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग की वजह से डिसीजन के अंदर चेंज आने लगे। मार्जिनल कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक वेरिएबल कॉस्ट जिसे वो डिसीजन के लिए रिलेवेंट मानता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट जिसे वो डिसीजन के लिए इररिलेवेंट मानता है। हम आज से आज तक क्या करते हैं, आज से आज तक हम क्या करते हैं, सेल्स वैल्यू और उसमें से क्या लेस करते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों, और ये हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। ये ऐसा काम करता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग ने क्या कहा कि साहब ऐसा मत कीजिए, आप सेल्स वैल्यू में से क्या कीजिए, पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस कीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और उस कंट्रीब्यूशन से आप क्या कीजिए, लेस कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट, और तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस। समझ एक बात, उन्होंने कॉस्ट को दो हिस्सों में कर दिया, पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके कंट्रीब्यूशन मिलता है और उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट और लॉस मिलता है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से कंपनियों में कुछ कैलकुलेशन के अंदर कुछ और डिसीजन के लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलने लगी, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिलने लगी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये जैसे टोटल सेल्स है, सेल्स लेस उसमें से क्या करना है आपको, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपने क्या समझा था हमने, कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो लेवल है जहाँ पर सेल्स का वो लेवल जहाँ पर आपका प्रॉफिट जीरो हो, मतलब यहाँ पर तो हमेशा कितना अमाउंट आएगा, नील आएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जितनी भी सेल है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स। और उसके अलावा एक और वर्ड यूज होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है सेल्स वैल्यू का। पीवी रेशियो क्या बताता है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का रेशियो का रिलेशन, ये क्या कौन बताता है, पीवी रेशियो। अब देखिए आपको अगर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिस तरीके से आप इस कॉलम को भी आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो, इस कॉलम को बहुत सारे तरीके से, हर कॉलम को आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले सेल्स वैल्यू को आप ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अपन इनको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं, इसको दे दिया ए बी सी डी ये जैसे नाम दे दिया। आपको ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स कैलकुलेट करनी है। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स एक तो क्या करेगा, टोटल सेल्स में से अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स हटा दोगे तो क्या बचेगा, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स। मतलब फर्स्ट तरीका तो क्या है, सी माइनस बी। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे पीवी रेशियो 40 है, मतलब सेल्स अगर 100 है तो ये 40 होगा। अगर आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है 80 तो सेल्स कितनी होगी, 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 40% से वहाँ पर पहुँच सकते हो। मतलब आप किस तरीके से पहुँच सकते हो, जी डिवाइड, ये फर्स्ट तरीका, ये सेकंड तरीका क्या है, जी डिवाइडेड बाय
पीवी रेशियो। या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट में भी आप कहां पे पहुंच सकते हो, G प्लस D से भी आप कहां पे पहुंच सकते हो, सेल्स के ऊपर पहुंच सकते हो। अब और समझिए, यहाँ पर जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना फिक्स कॉस्ट होगा। क्या ये बात सही है? बात ये सही है। रीजन क्या है, इसमें से कितना लेस करेंगे, यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट बराबर होना चाहिए। मतलब आप G डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी कर सकते हो, और फोर्थ तरीका क्या है, J डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो भी कर सकते हो। रीजन समझ आया? क्योंकि ये दोनों क्या है, अमाउंट इक्वल है, इन दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यूनिट के अंदर दे रखी है तो आप क्या कर सकते हो, बीईपी यूनिट इनटू सेल प्राइस से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको सूटेबल हो और कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, A माइनस A इक्वल टू G होता है, D इस साइड चला जाएगा तो G इस साइड आ जाएगा। मतलब क्या होगा, फर्स्ट तरीका जो क्या है, A माइनस G करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। सेकंड तरीका क्या है, A माइनस J, क्या ये सही लिखा मैंने, ये सही लिखा है, क्योंकि G और J अमाउंट क्या हो जाएंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे, जितना G होगा उतना ही J होगा। थर्ड तरीका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वेरिएबल कॉस्ट, तो ये क्या आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट की वेरिएबल कॉस्ट, F माइनस E से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उससे आगे वाला और कौन सा तरीका हो सकता है, सेल्स वैल्यू, मतलब कौन सी यहाँ पर, A वाली सेल्स वैल्यू इनटू 1 माइनस पीवी रेशियो। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है, 100 का अगर 40% कंट्रीब्यूशन है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60, 1 माइनस पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे अगर इस ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स को, तो आपको क्या मिल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन, I माइनस H इज इक्वल टू G। सबसे पहला तो तरीका ये। सेकंड तरीका क्या है, J के इक्वल टू G होगा, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, J G होगा, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, A इनटू पीवी रेशियो। फोर्थ A माइनस D, और भी कई तरीकों से इसको पता कर सकते हो। J के लिए क्या लगेगा, J के लिए ये सेम टू सेम लगेंगे, I माइनस H या फिर G या फिर थर्ड A इंटू पीवी रेशियो, फोर्थ A माइनस D और फिफ्थ G। इस तरीके से भी फोर्थ तक इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में आएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या हो, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे की जितनी भी सेल है वो क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स, मतलब C माइनस A। फर्स्ट तरीका तो ये कर दीजिए। सेकंड तरीका क्या कर दोगे आप, यहाँ पर जैसे इस तरीके से किया, यहाँ पर उसका अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा फिक्स कॉस्ट जो कि आप ब्रेक इवन पॉइंट तक पूरी की पूरी रिकवर कर चुके हो, इसका मतलब यहाँ पर आपको फिक्स कॉस्ट का 1 भी रुपया रिकवर करना होगा क्या, नहीं, तो ये अमाउंट हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर, नील। और H और N हमेशा सेम रहेंगे। क्या ये मेरी बात सही है, रीजन समझिए, क्योंकि किसी में से अगर 0 लेस करोगे तो अमाउंट 2 ही बचेगा, मतलब H और ये N हमेशा दोनों सेम रहेंगे। उसके बाद में ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, चार्ट के अंदर सारी लिख रखी है, उसके हिसाब से और भी आपको जो भी सूटेबल तरीका लगे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको और भी तरीके लगा सकते हो। ये टोटल सेल्स भी कर दीजिएगा। टोटल के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, G प्लस H आ जाएगा, I J प्लस K तो नील है, तो यहाँ पर H कितना हो जाएगा, J ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये N मिल रहा है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये N E हो जाएगा। आपको इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और